नमस्कार दोस्त, मैं पिंटू यादव आपके अपने चैनल मैथ बाय पिंटू सर एमजीएस में स्वागत करता हूं। दोस्त, इस क्लास में हम लोग समांतर श्रेणी का व्यापक पद बारे जानेंगे। कौन सा दोस्त? समांतर श्रेणी का व्यापक पद, जनरल टर्म ऑफ एपी। एपी कहे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है दोस्त, तो हम चलते हैं पहले समांतर श्रेणी के व्यापक पद के बारे में जानने। दोस्त, इसके पहले वाले क्लास में हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में जाने थे कि समांतर श्रेणी होती क्या है। क्लियर है? समांतर श्रेणी को एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। वह श्रेणी जिसके सभी पदों में अंतर क्या हो? समान हो, यानी समान अंतर वाली जो पद का श्रेणी बनेगी उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ये तक बातें हम लोग जाने थे। इसका दो चार पद निकालना सीखे थे, श्रेणी को जांचना सीखे थे, यानी समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो दोस्तों, कोई भी समांतर श्रेणी होगा तो जो उसकी परिभाषा यदि फॉलो करती है तो समांतर श्रेणी है, परिभाषा फॉलो नहीं करती तो समांतर श्रेणी नहीं। यानी जिसके सभी पदों में अंतर बराबर है, समांतर श्रेणी का मतलब समान अंतर वाली श्रेणी, यानी जिसके सभी पदों में अंतर समान हो। और इसका अगला पद हमने क्या बताया था? दूसरी परिभाषा कि वह श्रेणी जिसके अगले पद को पाने के लिए पिछले पद में एक निश्चित पद को जोड़ते हैं, यानी एक निश्चित संख्या को जोड़ देते हैं तो अगला पद मिल जाता है। उससे अगला पद पाना होगा तो फिर उसके पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे, यानी वह श्रेणी जिसके अगले पद को पाने के लिए पिछले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ते हैं तो इस प्रकार प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। इस सब के बारे में दोस्त हम लोग जान चुके थे। और दोस्त, इसमें हम लोग नोट पॉइंट आपको लिखवाया थे कि श्रेणी बनाने के लिए जरूरत किसकी होती है। दोस्त, श्रेणी बनाने के लिए कहें तो आपको बताया गया था कि कोई भी समांतर श्रेणी यदि बनानी है तो उसको बनाने के लिए प्रथम पद ए और सर्वांतर डी की आवश्यकता पड़ती है। यानी श्रेणी का निर्माण करना हो तो ए और डी की वैल्यू पता होनी चाहिए। यदि आपको ए और डी की वैल्यू पता हो गई या ज्ञात हो गया, क्वेश्चन में प्राप्त है, तो श्रेणी बन जाएगी। और जब श्रेणी बन जाएगी तो श्रेणी का कुछ भी कहेगा दुष्ट पद निकल के चला आएगा। क्लियर है? क्लियर है। तो चलिए हम समांतर श्रेणी के व्यापक पद के बारे में जानते हैं। दोस्त, व्यापक का पहले मतलब समझिए। व्यापक माने होता क्या? व्यापक का अंग्रेजी देखें दोस्त, जनरल। जनरल माने सामान्य, सामान्य माने सबके लिए, सामान्य मतलब सबके लिए। यानी दोस्त कहे व्यापक तो व्यापक का मतलब याद रखिएगा, जिस भी डिपार्टमेंट से व्यापक बोल रहा है, जिस विभाग से व्यापक, जिस पद में व्यापक, यानी व्यापक जो पूछ रहा है, बोल रहा है, किसी भी विभाग से हो सकता है, जिसके विषय में वो कहे। व्यापक का मतलब वह पद, अगर व्यापक पद है तो पद होगा, व्यापक संख्या है तो संख्या होगी, व्यापक वस्तु है तो वस्तु होगी। क्लियर है? लेकिन हमें जानना दोस्त व्यापक के बारे में, याद रखिएगा, व्यापक का मतलब होता है उस विभाग का पूरा लेखा जोखा रखने वाला, यानी पूरा निचोड़ मान उसी पे संग्रहित होगा। क्या दोस्त? व्यापक पद यानी वह पद जो उस श्रेणी के पूरे पद उसी पद से परिभाषित होंगे, चाहे वो पद कितना हो नंबर का हो, उसी में से निकल के आ जाएगा। यानी दोस्त व्यापक का मतलब याद रखिएगा, दुनिया में कहीं व्यापक आ जाए, जनरल आ जाए, तो व्यापक का मतलब वो सबके लिए, यानी सबका लेखा जोखा रखने वाला, यानी सब पद सब मान उसी पे डिपेंड करेंगे, यानी पूरी वैल्यू उसे के ऊपर निहित रहती है। ठीक है दोस्त, तो याद रखिएगा व्यापक का मतलब वही है कि अगर व्यापक पद है तो वह पद जो पूरे पदों का निचोड़ रखता हो, यानी पूरे पदों का लेखा जोखा रखता हो, अर्थात सभी पद उसी पद पे डिपेंड करते हो, कोई भी पद उससे अलग नहीं आएगा। अब जो भी पद चाहोगे वो पद इस व्यापक पद में निकल के आएगा। क्लियर है दोस्त? इसका मतलब याद रखिएगा कि व्यापक का मतलब सबके लिए पूरा लेखा जोखा रखने वाला, पूरा निचोड़ बताने वाला जो पद है वो व्यापक है। तो चलिए हम समांतर श्रेणी के व्यापक पद का निर्माण करते हैं। दोस्त, समांतर श्रेणी के निर्माण के लिए हमने आपको बताया कि उसमें होना क्या चाहिए, प्रथम पद ए और सर्वांतर डी। तो मान लेते हैं, माना एपी का प्रथम पद
ए और दोस्त जो सर्वांतर है वो डी है। ये हमने मान लिया कि जो समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद ए होगा और सर्वांतर डी होगी, क्योंकि श्रेणी दोस्त इसी से मिलकर बनेगी, बिना इसके श्रेणी बनेगी नहीं। तो आप बताइए दोस्त, जब इसका प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी है तो श्रेणी अब बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। और जब श्रेणी बनाएंगे तो अर्थात हमारी एपी क्या बन के आएगी दोस्त? जो एपी होगा पहला पद ए, परिभाषा हमने क्या बताया था अपनी वाली दोस्त, वही परिभाषा हमेशा लागू होगी। जो किताब की परिभाषा है वो तो पहचान के लिए है दोस्त, लेकिन श्रेणी निर्माण के लिए ध्यान दीजिए जो यूनिक परिभाषा हमने बताया है वो सबसे सॉलिड है। हमने क्या बताया कि अगला पद को पाने के लिए पिछला पद में सर्वांतर जोड़ा जाएगा, यानी एक निश्चित संख्या, और वही निश्चित संख्या सर्वांतर कहलाता है। तो ए का मान अगर आगे बढ़ाना है तो डी जोड़ा जाएगा दोस्तों, दूसरा पद क्या हो जाएगा? ए प्लस डी। अब इसके आगे चलना होगा तो क्या करेंगे? इसके आगे अगर खोजना होगा तो इसके अगला पद इसमें एक तो और डी जोड़ेंगे, यानी ए प्लस 2d। इसका अगला होगा तो निश्चित संख्या जोड़ेंगे, 2d में एक डी जोड़िएगा तो कितना आएगा? ए प्लस 3d आएगा। इसके बाद यदि अगला और जाना होगा तब दोस्त इसी 3d में एक डी और जोड़िएगा, ए प्लस 4d। आगे जाना होगा तो एक डी और जोड़िएगा, ए प्लस 5d। और आगे जाना होगा तो एक पद और जोड़िएगा डी का, ए प्लस 6d। और इसी तरह आगे जाएंगे तो डॉट 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 बढ़ जाएगा। तो क्या दोस्त एपी का व्यापक पद की बात समझ में आ रही है? व्यापक पद का मतलब वो जैसे निर्माण हुआ है सभी पद उसी पे डिपेंड करते हो, यानी पूरे पद उसी पे निचोड़ करता हो, पूरा पद उसी का लेखा जोखा करता हो, तो वही पद व्यापक पद कहलाता है। क्लियर दोस्त? यानी समांतर श्रेणी के निर्माण के लिए क्या क्या जरूरत थी? प्रथम पद ए सर्वांतर डी। और जब प्रथम पद ए और सर्वांतर डी मालूम हो गया तो श्रेणी आगे जोड़ जोड़ के बढ़ा लेंगे कि नहीं बढ़ा लेंगे? बिल्कुल बढ़ा लेंगे। और बढ़ाने का तरीका आपको बताए कि अगले पद को पाने के लिए पिछला पद में सर्वांतर को जोड़ दीजिए, यानी एक निश्चित संख्या को जोड़िए, और जो निश्चित संख्या है सब में गैप बराबर होगी तो उसी को सभी पदों में आगे जोड़ते जाएंगे और श्रेणी को बढ़ाते जाएंगे, जो कि श्रेणी बन के आपकी तैयार हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर है। तो यही दो समांतर श्रेणी का व्यापक पद है। चाहे आप जहां चाहो, जय नंबर का चाहो, टोटल नंबर इसी से निकल के आ जाएंगे। ठीक है दोस्त, इसको नोट डाउन करेंगे। अब इसको बताने का मकसद क्या था? सर इसकी क्या जरूरत है? दोस्त इसकी जरूरत श्रेणी के एनवां पद में। एनवां पद का मतलब नंबर कहेगा 20वां पद, 10वां पद, 40वां पद, 32वां पद, 28वां पद, यानी कोई श्रेणी बनी बनाई देगी छोटी सी, दो चार पद आगे के देंगे और आगे डाट 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 करके कहेगा ये वाला पद बताइए, 20वां पद बताइए, 18वां पद बताइए, 28वां पद बताइए। ये सब पद हमको खोजना पड़ेगा। तो दोस्त उसके निर्माण के लिए व्यापक पद की आवश्यकता होगी। खैर सवाल में इसका यूज नहीं है, लेकिन इसका यूज दोस्त फार्मूला डिफाइन करने के लिए इसका यूज होगा, इसलिए हमने इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा किया। चलिए इसको नोट डाउन करेंगे। अब अगली जो हेडिंग बनेगी दोस्त, समांतर श्रेणी का एनवां पद, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये फार्मूला दोस्त इसी पर पूरा 2 चैप्टर आपका चलेगा। समांतर श्रेणी में सिर्फ और सिर्फ ध्यान दे तो 2 ही फार्मूला है, एक तो आज बनेगा और अगला इसकी टॉपिक बात होगी। अगली हेडिंग बनेगा समांतर श्रेणी का एनवां पद। कौन सा पद दोस्त? एनवां पद। nth टर्म ऑफ समांतर श्रेणी या एपी। nth टर्म यानी एनवां पद ऑफ एपी, यानी किसी समांतर श्रेणी का एनवां पद ज्ञात करना। एनवां पद कहे दोस्तों, जो नंबर हमसे पूछेगा सिर्फ उसी नंबर को बताना होगा। श्रेणी में आगे पीछे कितना नंबर के कौन से पद हैं दोस्त, इसको आपको बताना नहीं होगा। यानी अब हम इस क्लास में या इस टॉपिक के साथ ये जानने वाले हैं कि श्रेणी में जिस नंबर के पोजीशन पर जाना है सिर्फ उसी नंबर के पोजीशन पर डायरेक्ट पहुंचा जाएगा, आगे पीछे के पद को कोई डिनोट नहीं करना है, यानी कोई भी दर्शाना नहीं है। ठीक है, यानी सीधा फार्मूला टू फार्मूला बात होगी, जहां हमसे कहेगा वहां हम बात करेंगे। तो हेडिंग बना लेंगे समांतर श्रेणी का एनवां पद। अब समांतर श्रेणी का एनवां पद है दोस्त, अभी हम लोग लिखा समांतर श्रेणी का व्यापक पद।
यानी लिखेंगे हम जानते हैं कि एपी का व्यापक पद, कौन सा पद दोस्त? व्यापक पद। बताइए व्यापक पद हमने क्या जाना? सर समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद एपी था वो था प्रथम पद ए, अगला पद सर डी को जोड़ के, अगला पद क्या है सर, एक डी और जोड़ेंगे 2D हो जाएगा, आगे एक डी और जोड़ेंगे, यानी जो निश्चित संख्या सर्वांतर है उसको आगे क्रम से जोड़ते हुए जाएंगे। ए प्लस 3D, अगला क्या होगा दोस्त, ए प्लस 4D, अगला क्या होगा ए प्लस 5D, यानी एक एक तो डी बढ़ाइएगा, अगला क्या होगा ए प्लस 6D, डाट 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 तो उसी तरह बढ़ेगा, बिल्कुल सर इसी तरह बढ़ेगा। यानी समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद था, यानी जो रूप था, व्यापक माने उसका रूप रंग रेखा बनावट, व्यापक का एक अर्थ और होता है दोस्त, उसका रूप रंग रेखा बनावट, यानी वो कैसे बना हुआ है, उसका निर्माण किस प्रकार से किया गया है, उसकी वजूद कैसे निकाली गई, उसका रूप क्या है, उसी को दोस्त व्यापक रूप या व्यापक पद कहते हैं। यानी जिस प्रकार से वो बना होगा, जिसका लेखा जोखा होगा। तो हम यही जानते हैं कि समांतर श्रेणी का व्यापक पद यही होगा। अब बताइए जब ये व्यापक पद लिख दिए गए तो आपसे अगर हम नंबर पूछे कि दूसरा पद क्या है दोस्त, खोज के बता दीजिएगा, बिल्कुल बता दीजिए। चौथा पद क्या है, खोज के बता देंगे। पांचवा पद क्या है, खोज के बता देंगे। सातवां पद क्या है, इसमें से देखकर खोज के बता देंगे। यानी यदि समांतर श्रेणी का रूप टोटल लिख दिया गया है तो दोस्त आप धीरे धीरे गिनिएगा और उसको बता दीजिएगा, बिल्कुल बता दीजिएगा। लेकिन आगे चल के दोस्त अगर देखें तो डाट 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 लगा है, यानी हम इसमें पूछ दें कि 34वां पद क्या है, तो बताइए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी, कंफ्यूजन होगा, थोड़े मान को सोचना पड़ेगा। खैर अब बता देंगे, लेकिन थोड़ा उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगा, यानी थोड़ा उसमें समय लगेगा, उसको सोचना पड़ेगा, उसके मान को निर्धारित करना पड़ेगा, ये बात है। लेकिन अगर डायरेक्ट हमको कोई एक ऐसा ट्रिक मिल जाए, डायरेक्ट कोई एक ऐसा फार्मूला मिल जाए, कोई एक निचोड़ करने वाला मान मिल जाए जो हमको ज्यादा परेशानी न करे, जहां हमको बताना है डायरेक्ट वहीं चले जाए, बिल्कुल। तो आप बताइए अगर हम इसको लिखें और आपसे पूछे कि समांतर श्रेणी जो ये बनी है इसका पहला पद बताइए क्या है, तो आप कहेंगे सर पहला पद तो ए लिखा है, बिल्कुल लिखा है। कह दे दूसरा पद क्या है, तो कहेंगे सर दूसरा पद ए प्लस डी लिखा है, बिल्कुल। अगर तीसरा पद कहें तो तीसरा पद कहेंगे ए प्लस 2D लिखा है। अगर हम चौथा पद कहें तो कहेंगे ए प्लस 3D लिखा है। अगर हम पांचवा पद कहें ए प्लस 4D लिखा है। इसी के बगल में दोस्त चले, यदि हम छठा पद देखें T6 तो कहेंगे सर ए प्लस 5D लिखा है। देखिए पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है, सातवां ये है, ए प्लस 5D लिखा है। अगर हम सातवां लिखें ए प्लस 6D लिखा है। लेकिन कहेंगे अगर आठवां पद क्या है, तो कहेंगे सर आठवां तो आपने लिखा ही नहीं, या आठवां तो हमें दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो होगा क्या? तो दोस्त आपको इसी प्रकार क्वेश्चन भी देगा, 2-4 ठो पद आगे का दे देगा और अंदर का मान छिपा देगा। यदि अंदर का मान छिपा दिया तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, बिल्कुल प्रॉब्लम होगा। और जब प्रॉब्लम होगा तो हमें क्या करना होगा, एक निष्कर्ष निकालना होगा। तो अब हम 7 पद हमारे पास हैं, आगे के पद पता नहीं है, तो अगर हम सातों का विश्लेषण करें, क्या करेंगे, सातों का विश्लेषण। तो चलिए 1 को तो पहले छोड़ते हैं, दूसरा पद को देखिए, तो कहेंगे सर दूसरा पद जो T2 है वो ए प्लस डी, डी का मतलब कै डी है दोस्त, 1D, यानी एक नहीं लिखा है तो किसी भी संख्या के आगे 1 का गुणा रहता है। तीसरा पद को गौर से देखिए, सर तीसरा पद जो है ए प्लस 2D, चौथा पद क्या है ए प्लस 3D, पांचवा पद क्या है ए प्लस 4D, छठा पद क्या है ए प्लस 5D, सातवां पद क्या है ए प्लस 6D। यानी अगर सभी पद को हम देख रहे हैं तो ए तो सर सब में है, ए में कोई कंफ्यूजन नहीं, यानी कुल में ए आ रहा है। प्रथम पद सब में है तो सर आगे भी सब में रहेगा, क्लियर। लेकिन सर डी का अगर विश्लेषण करो तो जो दूसरा पद था उसमें 1D है, तीसरा पद है उसमें 2D है, चौथा पद है उसमें 3D है, पांचवा पद है उसमें 4D है, छठवां पद है उसमें 5D है, और सातवां पद है तो उसमें 6D। यानी डी की अगर हम बात करें तो सर डी जो जय नंबर के पद में आप पूछ रहे हो उसमें डी की वैल्यू एक कम दिख रही है,
सब में जय नंबर में गौर से देखेंगे, चौथा है तो 3D, पांचवा है तो 4D, सातवां है तो 6 डी, छठा है तो 5 डी। यानी आपने जितना 6-7 पद लिखा, सभी पदों में डी एक ठे कम आ रहा है। तो दोस्त आगे भी ऐसा ही बढ़ेगा तो कुलहीन में डी एक ठे कम आएगा कि नहीं आएगा। यानी जो नंबर का पद कह रहा है, तय नंबर में डी की वैल्यू एक ठो कम करके देना है। और ए का विश्लेषण किया तो ए तो सब में आ रहा है, यानी आगे भी ये सब में आएगा। और डी कैसे आएगा सर, डी एक ठो कम करके आएगा। सर पहले पद की बात बता दूं, अगर पहला लिखा है ए तो सर इसमें डी है ये नहीं है, और डी नहीं तो क्या इसमें 0D लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी एक के था, एक ठे में एक ठे कम करो, कोई डी नहीं। एक गो है तो पूरा एक ठे गायब, दो ठो है तो एक ठो गायब, तीन ठो है तो एक ठो गायब, चार ठो है तो एक ठो गायब। यानी जिस पद की बात कर रहा है उमन डी का मान एक ठो कम हो जा रहा है, एक हमेशा सब में रहा है। तो दोस्त अगर हम इसी को इस प्रकार देखें कि सर आगे इसी प्रकार पद बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। यदि पद इसी प्रकार बढ़ रहे हैं तो एक स्थिति ऐसी आएगी जो हम यनवा पद पर चले। यनवा मतलब नंबर कुछ भी दे सकते हैं, कहेगा 20वां निकालो, एन की वैल्यू 20 होगी, 35वां निकालो, एन की वैल्यू 35 होगी। तो बताइए टीएन बराबर अगर हम निकाले तो ए तो सर सब में रहेगा, बिल्कुल सर, जोड़ के पद जाएगा डी के पास। अब डी के पास जाएगा तो बताइए डी कै ठो लगेगा सर, जय नंबर का पद रहा उमन एक के कम करना। तो बताइए नंबर कै नंबर का है, एन नंबर का, तो यन में क्या करिएगा एक कम करिएगा और डी का आगे मल्टीप्लाई करिएगा। करेंगे कि नहीं दोस्त, बिल्कुल करेंगे। यानी सभी पदों को देखने पर हमारा निष्कर्ष इसी पर चलता है कि जय नंबर का पद हमसे कहा सर उसमें डी की वैल्यू एक ठो कम हो गई, तो यदि यन नंबर का है तो यन में भी तो एक कम करेंगे। सर यहाँ हमारे पास अंक था, अंक में एक डायरेक्ट कम कर लिया, लेकिन यहाँ सर एन अक्षर है तो अक्षर से एन का मान एक कम कर लिया, कोई बात नहीं, लेकिन एन जो होगा वो वैल्यू देगा। तो जब वैल्यू देगा तो एन की वैल्यू रखिएगा, और एन की वैल्यू रख करके हम दोस्त क्या करेंगे, जय नंबर का पद कहेगा तो इतने नंबर पर पहुंच जाएंगे। अर्थात दोस्त व्यापक पद के विश्लेषण से हमको ये ज्ञात हुआ कि समांतर श्रेणी का एनवा पद टीएन, एनवा पद टीएन जो है वो है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी ए में जय नंबर का पद है, एक कम करके डी को जोड़ दिया जाए, यानी टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दोस्तों यही फार्मूला समांतर श्रेणी के एनवा पद का है, इसको बकायदा याद रखिएगा। और इसको याद रखने के लिए दोस्त रटिए नहीं, इसका तर्क रख कैसे किया गया, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, रटने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि यनवा पद की बात समझ में आई होगी, अच्छे से इसको गौर करिएगा। ठीक है, अब इसी में हम अगली प्रकार का अगला हेडिंग चलने चल रहा है। अब सर अगली बात क्या है, अगली बात ध्यान दीजिएगा, समझिए। अब यदि हम देखें दोस्त, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ये श्रेणी है, ठीक है दोस्त, तो अगर ये श्रेणी दिया हुआ है आपके सामने, यदि मैं पूछूं कि श्रेणी में कितने पद हैं, तो बताइए आप श्रेणी में पद की काउंटिंग कर सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि सर इसमें डॉट 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 इनफाइनाइट तक मान गया है, अनंत तक। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत न हो, यानी इसमें काउंटिंग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल। अब जब इसमें काउंटिंग नहीं किया जा सकता तो दोस्त अब में होगा क्या? सर श्रेणी तो अनंत तक बढ़ी, लेकिन श्रेणी आगे चल के रुक भी तो सकती है। हाँ सर रुक सकती है, क्यों? सर ये जितना पद को हमको जरूरत होगा उतना पद को हम रोक देंगे, यानी पूरा का अगर जरूरत लिखना है अनंत तक तो अनंत तक लिखेंगे, यदि हमको जरूरत है कुछ ही पदों तक तो कुछ पदों तक लिखेंगे, बिल्कुल। अब मैं क्या कर रहा हूँ इस बात को समझिएगा, जैसे कोई श्रेणी है, ये अनंत तक तो चल गई, इसके बारे में जान गए हो। अब मैं ये कह रहा हूँ कि कोई श्रेणी चल रही है, ठीक है दोस्त। अब श्रेणी जाते 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 मान लीजिए 20 पद तक रुक गया। श्रेणी कितने पद तक हमने लिखा? 20 पदों तक। कितने पदों तक? 20 पदों तक। पहले थोड़ा सा इसके लिख के बारे में देखो, जैसे मान लीजिए कोई श्रेणी 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, कई पदों तक दोस्त? 20 पदों तक। कहाँ तक लिखना है? 20 पदों तक हमने लिखा है, बात क्लियर है। तो आप ये बताइए सर 20 पदों तक है तो 20 के बाद आगे पद लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा? सर नहीं लिखेंगे, यानी 20 पद के बाद श्रेणी को खत्म कर देंगे। खत्म करने का मतलब वही उसका अंत हो जाएगा, हो जाएगा।
यस सर, बिल्कुल एंथ हो जाएगा। तो अब हम ये कहें कि श्रेणी में 20 पद है, यानी पदों की संख्या क्लियर है, तो उसके आगे नहीं बढ़ी है। तो हम यदि आपसे पूछे कि श्रेणी का 20वां पद निकालो, या ये कह दिया जाए कि श्रेणी का अंतिमवां पद निकालो, क्या दोस्त ध्यान से देखिएगा, श्रेणी में 20 पद है। अब श्रेणी में यदि 20 पद है और हम ये कह रहे हैं कि श्रेणी का 20वां पद निकालो, तो आप निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। यदि कोई अन्य व्यक्ति आया और कह दिया कि इस श्रेणी का अंतिमवां पद निकालो, यानी लास्ट वाला टर्म, तो बताइए जब श्रेणी में 20 ही पद है, उसके बाद श्रेणी आगे बढ़ी ही नहीं है, तो जो एक 20वां पद है वही इसका अंतिमवां पद है कि नहीं है? सर बिल्कुल सर, यही बात सत्य है कि हाँ सर, जब श्रेणी का खत्म हो जाए, अंतिम पॉइंट पता हो, लास्ट बिंदु पता हो, तो जो अंतिम पद है वही उस नंबर का पद है। यानी 20 पदों तक श्रेणी खत्म है, तो जो 20वां पद है वो अंतिमवां पद है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो इसका 20वां पद है वो अंतिमवां पद है। दोस्त बात समझ में आई कि यानी श्रेणी जब 20 पद तक खत्म ही है, तो हम ये कह दें कि 20वां पद निकालिए, या हम ये कह दें कि अंतिमवां पद निकालिए, तो दोनों पद एक ही बात हो रही है, यानी दोनों केस एक ही पद को निकालने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर, अर्थात हम इस निष्कर्ष पे निकल गए कि यदि श्रेणी का जो अंतिम पद है, यानी जहां श्रेणी खत्म है, वही यनवा पद है, यानी ज नंबर का पद कहा है, ज नंबर का वो पद कहा है, अर्थात कॉन्सेप्ट लागू होता है कि यदि एपी का यनवा पद, कौन सा दोस्त, एनवा पद, अंतिम पद, और ध्यान दीजिएगा दोस्त, जो अंतिम पद है उसको हम लोग स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? अंतिम पद एल है, यानी जो श्रेणी है समांतर श्रेणी एपी, उसका जो एनवा पद है, यानी जहां खत्म हो रहा है वही नंबर का पद है। 20 नंबर पर खत्म हो रहा है तो 20वां पद, या 20वां पद अंतिमवां पद है। तो सेंस क्या होगा कि यदि एपी का यनवा पद अंतिम पद यल हो, तो दोस्त अभी बताइए यनवा पद का फार्मूला हमने क्या किया, टीएन बनाया। तो बताइए टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, तो क्या एल बराबर भी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगी? हाँ सर दोस्त, बिल्कुल सही होगा सर, कि जब श्रेणी का अंतिमवां पद, यानी जहाँ श्रेणी है ज नंबर का श्रेणी है, उतने नंबर पर श्रेणी खत्म भी हो गई है, तो जो उसका अंतिम पद है वही उस नंबर का पद है। यानी ये जो अंतिमवां पद लगेगा दोस्त, ये श्रेणी के खत्म होने पर, यानी श्रेणी में जब पदों की काउंटिंग आगे नहीं बढ़ रही है, तो जो लास्ट टर्म है वही उस नंबर का टर्म है, यानी यनवा पद ही अंतिम पद का कार्य करेगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट दोनों दोस्त एक ही नियम को बताता है, बस इसको थोड़ा सा समझना है कि यनवा पद अंतिमवा पद बन कैसे गया। तो आपको उम्मीद है कि जो हमने समझाया वो आपको समझ में आया होगा कि जब श्रेणी में जितने पद है दे दिया, क्लियर है, श्रेणी आगे नहीं बढ़ी है, फुल स्टॉप रुक गई है, तो जो श्रेणी का अंतिम पद है वो उतने नंबर का पद है। यानी श्रेणी में अगर 15 पद है, तो जो 15वां पद है वो श्रेणी का अंतिमवां पद है। क्लियर? यानी जो नवा पद है उस श्रेणी का अंतिम, जब नवा पद ही अंतिम पद हो, यानी जय नंबर पर बोल रहे वो अंतम हो जाए, वो खत्म हो जाए। क्लियर है दोस्त? क्लियर है? याद रखिएगा दोस्त, श्रेणी के लिए बस नवा पद में यही दो फार्मूला, जबकि दोनों एक ही चीज है। ये लगेगा कब? जब अंतिम पद पता रहेगा तब। ये लगेगा कब? जब सीधे श्रेणी अनंत तक बढ़ रही है और आपको कहेगा ई वाला पद निकाल के दिखाइए। क्लियर है? चलिए अब दोस्त इस पर हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन को लगाएंगे और देखिए। चलिए इसको दोस्त अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको ध्यान दीजिएगा, श्रेणी का जो सूत्र व्युत्पत्ति हुआ कैसे हुआ है। दोस्त आपको इस सूत्र बनाने की जरूरत नहीं है, आपका काम तो सिर्फ यही दोनों है, यानी इसी फार्मूला से ही चल जाएगा, क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे। लेकिन दोस्त आपको जानना है कि ये बात जो आई है वो कैसे आई, क्योंकि आप पढ़ने आए हैं, सीखने के लिए आए हैं, रटने के लिए नहीं आए। तो चलिए हम क्वेश्चन को उठाते हैं दोस्त। क्वेश्चन आपका होगा पर्सनली 5.2, क्योंकि 5.1 के कुछ क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, जिसमें समांतर श्रेणी की जांच, समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, सर्वांतर डी। ठीक है दोस्त, चलिए। और हमने लिखाया दोस्त कि किसी भी समांतर श्रेणी का निर्माण करने के लिए प्रथम पद ए और सर्वांतर
डी होना चाहिए। यदि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी ज्ञात है तो श्रेणी बन जाएगी। अगर दो श्रेणी बन जाएगी तो श्रेणी का कुछ भी पद होगा वो आपका निकल जाएगा, क्योंकि बन रहा है उसी से। अब देखिए इसमें कहा है दोस्तों, पहले तो ये सारणी बनाया है, इस सारणी को आप देखिएगा, इसको हम एक दो क्वेश्चन का सॉल्व करा रहे हैं, अच्छे से देखिएगा। प्रश्नावली 5.2 में लिखा है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए सर्वांतर डी और यनवा पद एन है। और इसमें 5 क्वेश्चन दिया है दोस्त, हम इसके एक दो क्वेश्चन को देखेंगे। और दोस्त हम ये सारणी नहीं बना रहे, आप सारणी को बना लीजिएगा। हम यदि इसका पहला पार्ट है तो पहले पार्ट में जो जो नाम दिया है, जो जो मान दिया है उसको हम सीधा लिख लेते हैं, ठीक है दोस्त। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट इसमें दिया है ए के नीचे 7 है, यानी ए का मान 7, डी का मान दोस्त 3 है, एन की वैल्यू दोस्त 8 है। तो हमसे ए एन की वैल्यू दोस्त पूछा है, क्या पूछा है? ए एन की वैल्यू। चलिए तो बताइए दोस्त, ए पता है प्रथम पद, डी पता है सर्वांतर और एन पता है उसके पदों का संख्या नंबर। तो आप बताइए ए एन से क्या होता है? एनवा पद। तो एनवा पद का फार्मूला अभी हम लोग टी एन और एनवा पद को हम लोग जाने हैं कि पद को या तो ए से ए एन से डिनोट करते हैं या टी एन से। यानी एनवा पद का जो फार्मूला बना था दोस्त, एन बराबर ए प्लस जय नंबर का कहा है उसमें से एक कम करके डी का गुणा करेंगे। तो आप बताइए जिसकी वैल्यू पता है उसकी वैल्यू रखिए। कहेंगे सर ये भी ए है, ए तो ध्यान दीजिएगा यहाँ ए प्रथम पद है, यहाँ ये क्या है? प्रथम पद। एन की वैल्यू कितना दिया है? 8, यानी हमसे 8वां पद पूछा है। अब 8वां पद पूछा है, ए की वैल्यू क्या है? 7, एन की वैल्यू क्या है? 8 माइनस 1 गुणा डी की वैल्यू क्या है? 3। तो आप बताइएगा 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 7, अब बाहर से गुणा करेगा 3। अब यहाँ से अगर मान निकालेंगे तो 7 प्लस 7 तरीके 21। अब दोस्त 7 में 21 जोड़िएगा तो क्या आएगा? 28। बिल्कुल क्लियर है, यही निकल के आएगा सर। हाँ यही निकल के आएगा। कहेंगे सर आप इसका डायरेक्ट गुणा नहीं कर सकते दोस्त, कैलकुलेशन डायरेक्ट कर लीजिए। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से करिएगा, हम यहाँ आपको निचोड़ करके तोड़ के धीरे धीरे पूरा कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। आगे चल कर हम लोग डायरेक्ट भी गुणा भाग किया जाएगा, आप अपने हिसाब से करिएगा। एक क्वेश्चन दोस्त और उठाते हैं, एक क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन थर्ड निकाल, सेकंड आप करेंगे फर्स्ट का थर्ड। फर्स्ट का थर्ड में दोस्त ए का कॉलम गैप किया है, यानी ए का मान निकालना है। डी इक्वल टू -3 दिया है, डी इक्वल टू -3 होगा। एन इक्वल टू 18 यानी 18 दिया है। और ए एन बराबर दोस्त -5 दिया है। ए एन बराबर क्या दिया है? -5। बिल्कुल सही है दोस्त, सही है। अब सर हमको निकालना क्या है? ए की वैल्यू, यानी प्रथम पद हमसे पूछा है। तो दोस्त कुछ नहीं, जो भी दिया है कोई दिक्कत नहीं, जो पूछा है कोई दिक्कत नहीं। जो दिया है और जो पूछा है उनसे एक रिलेशन देखिए, रिलेशन यानी एक संबंध, एक सूत्र, कुछ न कुछ सूत्र होगा, उस सूत्र को आप वेरीफाई करिए। अब बताइए यहाँ पता हो किसका मान है? सर डी सर्वांतर, एन पदों की संख्या, ए एन एनवा पद, सर एनवा पद दे दिया। अब बताइए जब ये एनवा पद दिया तो चाहे वो निकाल के दिया चाहे हम निकाल रहे हैं, तो एनवा पद अपने फार्मूला से ही निकल के आया होगा। बिल्कुल सर, फार्मूला से निकल के आया होगा। यानी जो एनवा पद होता है सर वो निकला है, तो एनवा पद का हम फार्मूला जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी फार्मूले से बात करेंगे सर, बिल्कुल इसी फार्मूले से हम बात करेंगे। चलिए जिसकी वैल्यू पता है उसकी वैल्यू रखिए, जिसकी वैल्यू नहीं पता है उसकी वैल्यू निकालिए। सर ए एन की वैल्यू पता है -5, ए सर निकालना है, प्लस एन की वैल्यू पता है 18 -1 गुणा डी की वैल्यू पता है -3 गुणा कर देगा। अब बताएंगे -5 बराबर ए प्लस, आप देखिएगा यहाँ डायरेक्ट गुणा कर दे रहे हैं दोस्त, 18 से 1 निकलेगा 17, 17 का गुणा 3 में होगा तो सर -51 यानी 17 तिया -51। सर ये माइनस और प्लस टकराता तो डायरेक्ट माइनस लिख सकते थे, आप लिख लीजिएगा। यदि प्लस लिखा गया है तब दोस्त क्या करेगा? उसको रगड़िएगा नहीं, रगड़िए नहीं, इसको ब्रैकेट डाल दीजिए। हम तो यहाँ मिटा सकते थे, लेकिन दोस्त पेन से आप लिखेंगे, एक बार पेन चल गई तो उसको मिटाया नहीं जा सकता है, सिर्फ बनाया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। तो आप अगर प्लस माइनस एक ही जगह लिखना हो तो दोस्त कहीं माइनस आ गया चाहे कहीं प्लस, दोनों चिन्ह के साथ टकरा रही है, एक चिन्ह के मान में अब ब्रैकेट लगा लीजिए। अब बताइए आपको किसका मान निकालना है? सर ए का। तो जब ए का मान निकालना है तो एक को छोड़ के बाकी को 75 करा लीजिए।
अब बताइए इधर है 5 माइनस में, तो माइनस के 51 इधर आएगा तो प्लस के 51 बराबर ए सिंगल बचेगा। अब बताइए -5 और +51 यानी 51 से 5 घटिएगा तो 46 बचेगा, जो कि ए का मान होगा। तो दोस्तों यही मान निकल के आएगा। उम्मीद है कि दोनों क्वेश्चन दोस्तों क्लियर है, समझ में आया होगा, जरूर आएगा। देखिएगा, इसको अच्छे से नोट डाउन करिए। चलिए दोस्त, तो ये क्वेश्चन का जो पांचों पार्ट है दोस्त, जो जो मान दिया है उस मान को आप देखिएगा, और जो नहीं दिया है उस मान को आप निकालिएगा। क्लियर है दोस्त? क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन हम और उतारते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप नोट डाउन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर हम चल रहे हैं। सर क्वेश्चन नंबर 2 है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यानी एक समांतर श्रेणी दिया है और उसमें जो पद का है उसको निकालना है। क्या दिया है दोस्त? 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद, इसका भी फर्स्ट पद। एपी का मान जो रिलेशन में दिया है तो 10 7 4 डॉट 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 चाह रहा है, आगे कह रहा है 30वां पद बताइए। कौन सा पद दोस्त? 30वां पद। क्लियर? क्लियर है दोस्त। अब ध्यान दीजिएगा, यदि 30वां पद आपको निकालना है तो सर श्रेणी, अब एक चीज समझ लीजिए सर, एपी लिख करके ये संबंध यानी अनुपात का चिन्ह दे रहा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुपात नहीं, अनुपात दो वैल्यूओं के बीच में होता है, यानी दो मानों के बीच में, दो अक्षरों के बीच में नहीं, यानी दो एक नाम यह है। तो एपी इसको हम कहते हैं संबंधे भी। संबंधे मतलब एपी का जो संबंध है वो ए है, यानी कहने का सेंस यही है कि जो समांतर श्रेणी है वो इससे बिलोंग्स कर रही है, यानी समांतर श्रेणी का मान ये है। तो हमको निकालना है इसका 30वां पद दोस्त। कौन सा पद निकालना है? 30वां पद। तो चलिए, अगर हमें 30वां पद निकालना है तो दोस्त पहले क्या किया जाए? आपको बताया गया कि समांतर श्रेणी में कुछ भी करना हो, प्रथम पद ए सर्वांतर डी की जांच करिए, खोजिए, निकल गया जो कहेगा सो निकल जाएगा, क्योंकि समांतर श्रेणी बनती ही इसी से है। और ये निकल गया है, याद रखिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप न निकालता है। ए का मान बताइए क्या होगा? सर ए का मान हमारे पास 10 है, प्रथम पद। डी की वैल्यू क्या होती है? सर डी की परिभाषा होती है सभी पदों में अंतर बराबर यानी गैप। गैप निकालो, और गैप का सूत्र लिखाया गया था, अगले पद से पिछले पद को घटाइए। क्यों? क्योंकि अगला पद पाने के लिए पिछले पद में जोड़िए। श्रेणी बनाने के लिए क्या किया गया था? अगले पद को पाने के लिए पिछले पद में जोड़ दीजिए। तो बताइए, पुनः हमको गैप खोजने के लिए अगले पद से पिछले पद को घटा दीजिए, यानी T2 से T1 घटाइए। तो बताइए T2 क्या है सर? 7, घटाएंगे क्या? 10। जब 7 से 10 घटेगा तो माइनस के 3 आएगा। बिल्कुल सर 3 आएगा। अब बताइए हमें निकालना क्या है? सर जी n का वैल्यू हमारे पास है, हमसे कै नंबर का पद पूछा है? 30वां, यानी n बराबर 30 हमारे पास दिया है। ठीक है, तो n बराबर जब 30 है, यानी डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं कि T30 का मान पूछा है। किसका मान पूछा है दोस्त? T30 यानी 30वां पद। तो आप बताइए दोस्त, आप अभी आपको बताया गया कि nवां पद का फार्मूला क्या होता है। जय नंबर का पद कह रहा है, ओमन डी की वैल्यू एक तो कम थी और ए सब में जोड़ रहा था। क्लियर? तो आप चाहे तो इसका डायरेक्ट फार्मूला लगा लीजिए और डायरेक्ट नहीं लगाइएगा दोस्त। आप बताइए, जब T30 आपको लगाना होगा तो हमने क्या कहा? सूत्र में देखा व्यापक पद में, पहला पद ए सबके साथ जुड़ेगा, जय नंबर का पद है उसमें एक कम करिए, तो 30 में एक कम करेंगे तो कितना आएगा? 29, यानी ए प्लस 29 डी। क्या होगा दोस्त? ए प्लस, ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू सर 10 है, प्लस 29 गुणा डी की वैल्यू क्या है सर? माइनस का 3। ठीक है, अब सर करेंगे क्या? अब वही जोड़ घटाओ गुणा। बताइए दोस्त, ए प्लस प्लस अगर लिख दिया तो ठीक, नहीं आप ध्यान दे रहे हैं कि गुणनफल माइनस में है तो इसको मत लिखिएगा, एक ही बार लिखिएगा। हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। 29 का गुणा 3 में करेंगे तो 29 तिया 87 दोस्त, वो भी माइनस के साथ, और जब माइनस के साथ आया तो प्लस और माइनस टकराएगा तो माइनस 87। अब 10 से 87 घटाएंगे तो उल्टा घटेगा, माइनस के 77। यानी दोस्त यही पता चल रहा है कि इस श्रेणी का जो 30वां पद निकलेगा वो माइनस का 77 आएगा। तो क्या बताइए दोस्त, जितने हमारे पास तो श्रेणी में केवल 3 पद दिए थे, उसके बाद के पद को लिखना जरूरी है या लिखना पड़ा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं पड़ा। यदि इनके बाद के पद को लिखना नहीं पड़ा तो दोस्त nवां पद का
जो हम लोग जिक्र किए हैं, यानी nवां पद का जो मान निकाले, जो सूत्र निकाले हैं, वो हमारे लिए लाभदायक है कि नहीं है? बिल्कुल है। यानी nवां पद हमारा वही है जहां हमसे कहेगा डायरेक्ट हमको वही खोज के निकालना होगा, आगे पीछे किसी को निकालना नहीं। ठीक है दोस्त, क्लियर है? और श्रेणी ध्यान दीजिए दोस्त, अगर श्रेणी घटते हुए क्रम में है, देख रहे हैं 10 है, 7 है, 4 है, यानी आगे घट रहा है, तो याद रखिएगा जो सर्वांतर डी की वैल्यू आती है वो निगेटिव होगी। यदि सर्वांतर डी की वैल्यू निगेटिव तो श्रेणी घटेगी, यदि सर्वांतर डी की वैल्यू पॉजिटिव तो श्रेणी बढ़ेगी। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन हम और देखते हैं दोस्त, चलिए देखते हैं। और वो क्वेश्चन सर बॉक्स वाला होगा, उसमें भी 4-5 क्वेश्चन है, उसमें 1-2 क्वेश्चन हम आपको बताते हैं और इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि बॉक्स वाला हिसाब बता के हम लोग लास्ट करेंगे, खत्म करेंगे। तीसरा का फर्स्ट, इसमें 2 प्रकार से तर्क लगाई जाती है, दोनों प्रकार हमको सिखाएंगे। इसमें तीसरा के फर्स्ट में दिया है 2 कामा बॉक्स बनाया है, फिर दिया है कामा 26। दोस्त इसमें 3 पद आपको दिया है और दोस्त कुछ बॉक्स खाली किया है, यानी कुछ बॉक्स खाली करेगा और कहेगा इस बॉक्स में एक नंबर क्या, यानी बॉक्स को पूर्ति कीजिए, बॉक्स का भरिए। तो याद रखिएगा दोस्त, आपको सबसे सरल तरीका, आप जो लिखा है उसको लिख दीजिए। बॉक्स चाहे कई ठो बनाया है चाहे कहीं बनाया है, जितना बनाया है दोस्त उससे आपको घबराना नहीं। श्रेणी में सबसे पहले कुल पदों को नंबरिंग करिए, केवल कई गो पद है, यानी कितने पद हैं, और जितने पद हैं जो पद जो नंबर पर पढ़ रहा है, जो पद जितने नंबर पे पढ़ रहा है, चाहे वो बॉक्स हो चाहे वो अंक हो, यानी चाहे वो दिया हो चाहे न दिया हो, उसका ओ नंबर वाला टर्म लिख दीजिए, यानी पद का नंबरिंग कर दीजिए। बस सबसे सरल उपाय यही है दोस्त, सबसे सरल, इससे सरल हो ही नहीं सकता। जितने नंबर के जो पद हैं उनमें पदों का नंबरिंग कर दीजिए, चाहे वो बॉक्स हो चाहे वो नंबर पद हो। तो बताइए पहला पद दिया यानी T1 का मान दिया है, दूसरा बॉक्स खाली है यानी इसको लिख दो T2, तीसरा पद सजी दिया है और आपको यही बताया गया कि सजी चाहे तीसरा कहो, अच्छा जब ये खत्म होगा आगे बढ़ ही नहीं रहा है, देखिए अंतिम अंक, इसको आप यल भी कह सकते हो, T3 भी कह सकते हो। क्लियर है? अब जैसा ही नंबरिंग आप करेंगे दोस्त, आपके पास जितना मान पता है उस मान को उठाओ। सर हमको पता क्या है, पहला ए बराबर क्या है सर 2, और दोस्त आपको क्या पता है तीसरा पद क्या है सर 26। क्लियर? तो आप बताइए दोस्त, जब तीसरा पद आपको 26 दिया है तो तीसरा पद दिया तो तीसरे पद का फार्मूला होता होगा व्यापक पद से, हाँ सर फार्मूला होता है क्या, जय नंबर का पद कहता है उसमें डी की वैल्यू एक कम करिए, यानी तीसरा पद a + 2d बराबर 26। बिल्कुल सर, ए की वैल्यू पता है, रख दीजिए 2 + 2d बराबर 26। अब बताइए यदि हम 2d का मान निकालें तो इधर 2 को हटाना पड़ेगा और इधर 2 प्लस है, जाएगा 26 से घट जाएगा 24, डायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ d का मान निकालना है दो, तो 2 हमारा क्या करेगा 24 को डिवाइड करेगा और 24 को डिवाइड करेगा तो कई बार में काटेगा 12 बार में, यानी दोस्त d की वैल्यू पता हो गई 12। अब बताइए d की वैल्यू पता हो गई और a की वैल्यू पता थी, तो सर समांतर श्रेणी में यही तो हमको करना होता है कि जो भी कर रहा है उसमें a d को होना चाहिए, और a और d यदि खोज लिया तो आपको जो पता करना होगा सो पता कर लेंगे। अतः किसको पता करना है सर T2 को, यानी दूसरे बॉक्स को पता करना है। बिल्कुल सर। अब बताइए T2 है तो दूसरा पद आएगा क्या सर ए में जोड़ा जाएगा, किसको सर डी की वैल्यू एक कम करके। तो बताइए 2 है तो 2 का मतलब एक कम करेंगे तो 1 यानी 1d, और 1d को केवल d लिखा जाएगा। तो बताइए a की वैल्यू हमारे पास 2 और d की वैल्यू हमारे पास 12, तो बताइए 12 और 2 जोड़ेंगे तो दोस्त क्या आएगा 14। देख रहे हैं बॉक्स वाला क्वेश्चन दोस्त छात्रों को बहुत ज्यादा टफ लगता है, कुछ टफ नहीं है दोस्त। यदि इसके ऊपर आप निष्कर्ष न निकालें, इसको दूसरे लैंग्वेज से अगर समझेंगे तो बहुत ज्यादा ये जटिल होता है, जो कि समझने में बहुत ही कठिन है। आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या दिया है क्या करना है, दोस्त के चक्कर में मत पड़िए। हमने आपको जो बताया उसको रटिए, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझिए। जो भी पद दिया है बॉक्स दिया उससे कोई मतलब नहीं, 10 ठो बॉक्स दिया 5 ठो दिया 8 ठो दिया कोई मतलब नहीं, देने दीजिए। अब उस श्रेणी में पदों का नंबरिंग करते हुए चले जाइए, चाहे वो बॉक्स हो चाहे वो अंक हो।
यानी सबको एक साइड से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर T1 T2 T3 T4 5 करते चले जाइए। जय नंबर में पता है उस नंबर को लिखिए, जितने नंबर का नहीं पता होगा उतने नंबर का ऑटोमेटिक मान निकलेगा, जैसा ही हमको ए और डी खोजा जाएगा। ये क्वेश्चन हम आपको उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड, जिससे कि कुल बात क्लियर हो जाएगी। तो तीसरा का सेकंड पार्ट देखिएगा, इसमें दिया है तीसरा का सेकंड पार्ट। तीसरा के सेकंड पार्ट में पहले पहला ही बॉक्स खाली किया है, उसके बाद दोस्त हम देख रहे हैं दिया है आपके पास पहला बॉक्स खाली है, फिर दूसरे नंबर पर दिया 13, तीसरा बॉक्स खाली है, फिर चौथे नंबर पर 3, तीसरा बॉक्स खाली है, फिर चौथे नंबर पर 3। बिल्कुल सर यही है, हाँ यही है, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या कहा, श्रेणी के पदों का नंबरिंग करते जाइए क्रम से T1 T2 T3 करके। सर ये पहले ही पद पे है तो इसका क्या रहा होगा T1, ये हो गया दूसरा पद T2, ये कौन नंबर का होगा सर T3। कहेंगे सर ये सबका नंबरिंग यहाँ नहीं कर रहे, नहीं, जो दिया है उसको मत करिए, बॉक्स में नंबरिंग लिखना जरूरी है और बाकी पद को काउंटिंग में रखिए। क्लियर सर, क्लियर है सर। T1 को हम ए भी कहते हैं, बिल्कुल सर हम ए भी कहते हैं। तो सर ये दोनों तो हमको निकालना है, तो जो निकालना है सर उससे तो सवाल होगी नहीं, जो हमारे पास पता होगा सर वही न होगा, हाँ सर वही होगा, यानी जो पता होगा उसी से मान निकाला जाएगा, उसी को हम सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो बताइए आपको पता क्या है सर, दूसरा पद 13। आप बताइए जब दूसरा पद 13 पता है तो दूसरा पद क्या कहेंगे T2, T2 का मान क्या है दोस्त 13 है। लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया। अब बताइए चाहे दूसरा पद हो, चाहे 10वां पद हो, चाहे 8वां पद, कोई भी पद होगा तो अपने नंबरिंग से व्यापक पद से ही आया होगा। हाँ सर व्यापक पद से ही आया होगा। तो बताइए नंबरिंग करते समय व्यापक पद को हमने क्या लिखा, हमने लिखा था कि जो नंबर का पढ़ रहा है उमन डी का मान एक कम था। यदि 2 नंबर का पद है इसमें ए में एक ही डी रहा होगा एक के साथ, तो ए प्लस डी बराबर क्या लिख दिया 13। क्या ये समीकरण नंबर 1 मिल गया? तो बिल्कुल सर मिले। कैसा समीकरण क्यों मिला? क्योंकि आगे भी मान मिलने वाले, जो पता है दोस्त पता है। आपके पास फिर क्या पता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पता है। क्या पता है? चौथा, यानी T4। T4 की वैल्यू कितनी है सर 3 है। अब T4 की वैल्यू यदि 3 है तो बताइए 4 नंबर का है तो इसमें कितने डी होंगे सर 3 डी होंगे। हम यही जानते हैं कि जय नंबर का पद है उसमें डी की वैल्यू एक कम होती है, ए के साथ जोड़ दी जाती है। तो आप बताइए ए प्लस डी बराबर 13 और ए प्लस 3D बराबर 3। तो दोस्त आप बताएं समीकरण 1 नंबर भी मिला, समीकरण नंबर 2, यानी 2 समीकरण आपको मिला। तो अभी दोस्त हम लोग समीकरण को हल करने के चैप्टर यानी 2 चर वाला रैखिक समीकरण को हल करने की विधि में जाने थे कि कोई भी 2 समीकरण आपको दिया है तो आप उसको हल करने के लिए 3-4 विधियां बताइएगा। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, ग्राफी विधि, 4 विधि हमारे पास मौजूद है। यस सर मौजूद है। तो चारों विधि में से कोई एक विधि आप लगाइए जो उपयुक्त लग रही है। और दोस्त मैं तो यही कहूंगा कि आप हमेशा या तो विलोपन विधि या तो प्रतिस्थापन विधि लगाइएगा, क्योंकि आपके चैप्टर में आपके सिलेबस के साथ जो मान है विधि लगाने की, हल करने की तरीका है, वो 2 ही तो अधिकतर पूछेगा और ये पूछे जाते हैं। वज्र गुणन और ग्राफी विधि को भी पूछता है, वज्र गुणन तो एकदम नहीं पूछेगा, ग्राफी विधि को कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ग्राफी विधि का कॉन्सेप्ट को भी आप जानिएगा। लेकिन आप यदि समीकरण आपके साथ बना बनाया मिला है और उसमें कोई विधि का जिक्र नहीं किया गया है तो आप उसे या तो विलोपन विधि या तो प्रतिस्थापन विधि लगाइएगा। तो दोस्त हम इस समीकरण को विलोपन विधि से हल करने जा रहे हैं। तो लिख लेंगे समीकरण 1 और 2 से, यानी 1 और 2 से बात करेंगे। एक हमारे पास क्या है सर ए प्लस डी बराबर 13, डी 2 क्या है सर ए प्लस 3D बराबर 3। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। सर इसको हल करने की तरीका क्या बताया? इसको हल करने का तरीका हमने यही बताया, लिखा है कि दोनों चर राशियों में से किसी एक चर राशि को बराबर करके काट देते हैं, विलुप्त करते हैं, गायब कर देते हैं। तो देख रहे हैं इसमें ए और ए बराबर है जबकि चिन्ह अलग अलग नहीं है, तो इसको लिखा जाएगा घटाने पर। तो घटाएंगे तो घटाते समय चिन्ह क्या होती है? बदल जाती है। जब घटाते समय चिन्ह बदल जाए तो प्लस माइनस कट जाएगा। अब बताइए डी और डी से घटेगा माइनस के 3D, तो डी से यदि -3D घटेगा तो बताइए उल्टा घट जाएगा, क्या होगा दोस्त? डी से -3 घटेगा तो माइनस के 2D बराबर 13 से 3 घट जाएगा तो 10। अब -2 अगर 10 को काटेगा तो 2 5 10, यानी डी का मान -5 निकल के आएगा। बिल्कुल सर डी का मान -5 आएगा।
आप बताएं जब डी का मान या किसी एक चर राशि का मान निकल जाता है तो हम उसको किसी न किसी समीकरण में रख देते हैं। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, आपका विचार है 1 में तो 1 में रखिए, आपका विचार 2 में तो 2 का रखिए, जहां विचार करते हैं 1 को उतारिए, a प्लस डी इक्वल टू 13। डी का मान क्या है सर? डी का मान -5 है तो -5 हो जाएगा बराबर 13। अब बताइए -5 उधर जाएगा, 13 से जोड़ देगा तो 13 5 18, यानी सर ए भी मिल गया और डी भी मिल गया। बिल्कुल सर, आज जब हमको श्रेणी में ए और डी मिल ही गया तो जो भी कहेगा कुल निकल जाएगा। बिल्कुल निकल जाएगा, क्यों? क्योंकि श्रेणी का निर्माण ही इसी से होता है। चलिए अब दोस्तों हम T1 और T3 यानी दोनों जो बॉक्स दिया था उन दोनों बॉक्स की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे दोस्त? अतः T1 दोस्त T1 कहे तो क्या होता है? T1 पहला पद होता है। क्या होता है? पहला पद। और पहले पद को हम A से भी डिनोट करते हैं। बिल्कुल सर, A से भी डिनोट करते हैं। तो T1 बराबर क्या हो जाएगा? A। और A की वैल्यू क्या आई है दोस्त? A की वैल्यू आपके पास 18 आई है, यानी A का T1 जो है 18 है। हमसे पुनः क्या पूछा है? T3 यानी तीसरा बॉक्स। तो तीसरे बॉक्स क्या होगा? यानी तीसरा पद। तीसरा पद दोस्त जितने नंबर तक आता है डी की वैल्यू एक कम होती है, डी की वैल्यू एक कम होती है। अब ए की वैल्यू है 18 इंटू 2 के साथ इंटू डी में क्या होगा सर? डी की वैल्यू -5। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। जब इसका हम आगे गुणा करेंगे तो दोस्त देखिए क्या आएगा, जो T3 की वैल्यू निकल के आ रही है वो हो रही है आपका 18। 2 में -5 का गुणा करेंगे तो -10 निकल के आ जाएगा 8, यानी T3 बराबर क्या आया दोस्त? 8। अतः हमको क्या क्या निकालना था सर? पहला बॉक्स और तीसरे बॉक्स। तो पहले बॉक्स की वैल्यू हमारे पास आई है 18 और तीसरे बॉक्स की वैल्यू हमारे पास आई है 8। यही दोस्त क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है? तो उम्मीद है कि इस क्लास के जितने भी टॉपिक्स आपको बताई गई दोस्त समझ में आई हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद हम लोग मिलेंगे इसके अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्त वही कमेंट बॉक्स में फिर बताएंगे फिर से कि आपको ये क्लास का सेशन कैसा रहा, आपकी कोई डाउट तो नहीं रह गई, या कोई डाउट है तो दोस्त किसमें है वो कमेंट सेशन में आप बताएंगे। और अगली टॉपिक्स आपका क्या है, किस प्रकार से कमजोरी और टॉपिक्स में मिल रही है, उस टॉपिक्स के बारे में बताइए। और क्लास अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस क्लास को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। ठीक है दोस्त, यदि कोई भाई बहन नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भी फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करिए, जिससे कि क्लास अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए रहने देते हैं, मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब के लिए इतना ही रहने दीजिए, बाय।